हिसाब से इसको एकोमोडेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर सके और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को एडजस्ट कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये नर्सिंग डोमेन में आता है, और इसका ख़ास ख्याल बीइंग अ नर्स रखना बहुत ज़रूरी है। पिट्यूटरी हाइपोफंक्शन आल्सो नोन इज underactive pituitary gland that affects the anterior lobe of the pituitary gland, result in the partial or complete loss of functioning। वही बात है, या तो बिल्कुल लोअर सिक्रीशन करेगा, अगर लोअर सिक्रीशन तो कौन से लोब, एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की, या तो बिल्कुल वो अपना फंक्शन लॉस करेगा, और या वो बिल्कुल कंप्लीट या आधा काम वो करेगा। यानी कि अगर लोअर सिक्रीशन है तो फिर वो इसमें दो 50-50 चांस है, या तो वो कंप्लीट लॉस करेगा अपना फंक्शन, बिल्कुल काम नहीं करेगा, और या अगर करेगा भी तो रिक्वायरमेंट की के लिहाज से बहुत कम होगा। Pituitarism in some cases the production of all pituitary hormone decrease or stop, usually to damage in the entire pituitary gland. This condition is called penohyperpituitarism। ठीक है, ये ऊपर भी डिस्कस किया। इस कंडीशन में या तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं ऊपर, ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, बहुत सारे जो हमने ऊपर पढ़े हैं, ये सारी या तो बिल्कुल डैमेज होगा, एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन को पेनोहाइपोपिट्यूटरिज्म हम कहते हैं। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ pituitarism depend on what hormones are insufficient produced by the pituitary gland। अभी इसमें भी देखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में वो कौन सा हार्मोन, कोई स्पेसिफिक हार्मोन जो कम सिक्रेट होता है उसको पॉइंट आउट करना है। ठीक है, इनसफिशिएंट गोनेडोट्रोपिन प्रोडक्शन, इनसफिशिएंट ग्रोथ, यानी कि इसमें हम देखते हैं जो ग्रोथ हार्मोन अगर इसमें इनसफिशिएंट है, थायराइड स्टिमुलेटिंग है, गोनेडोट्रोपिक ट्राइपिन्स प्रोडक्शंस हैं जो सेक्सुअल उसमें हेल्प आउट करते हैं, वो हार्मोन कम है, थायराइड हार्मोन कम है, तो इसको देखना पड़ता है। ठीक है, यानी कि सारी की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। Causes of growth hormone disorders, several possible mechanisms that result in GHD, gonadotropic growth hormone disease disorders। ठीक है, जेनेटिक डिफिसिट जीन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम नंबर 17, यानी कि ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर की आपको बता रहे कि अगर जेनेटिक फैक्टर आप उठाएं तो क्रोमोसोम नंबर 17 की वजह से, अभी इसकी पैथोफिजियो अगर आप डेप्थ में जाएं तो वो फिर समझ में आ जाएगी, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम 17 जो है उसकी वजह से जेनेटिकली एबनॉर्मेलिटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी वजह से है। ठीक है, ट्यूमर ऑफ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड डिजीज ऑफ द ब्रेन, यानी कि ये वो रीज़न है जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन डिजीज हो सकता है। ठीक है, ब्रेन की ट्यूबरक्लोसिस भी होती है, उसकी वजह से भी होती है, एंड इम्यून अटैक्स आइडियोपैथिक अननोन ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है। डायग्नोस्टिक एवॉल्वेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर्स, फैमिली, चाइल्ड हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, रेडियोग्राफिक सर्वे, बोन एक्सरे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये करनी होती है, और ये इससे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, A child bone age is measured by taking X-ray of the child hand and wrist, comparing to a standard X-ray finding skin and the children of the same age। यानी कि ये भी आप कर सकते हैं, अगर 1 साल का आप बच्चा उठा ले और इसके रेस्ट का एक्सरे कर ले, और दूसरी एक उम्र की है जो उसकी हम उम्र इसका उठा के, इसी भी आप इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि फाइंडिंग आप निकाल सकते हैं। लो लेवल ऑफ आईजीएफ इनडायरेक्टली इफेक्ट, ये चीज़ें ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। लो लेवल ऑफ आईजीएफ ये कहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ऊपर हमने ग्रोथ हार्मोन में डिस्कस किया था कि किसकी वजह से जंजाइटिज्म हो सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली इफेक्ट लीवर भी करते हैं, और IGF-1 जो है वो टारगेटेड सीट को टारगेट करके
एपिपाइसिस और वो सारी जो हमने पढ़ी है वो काज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है ये आपको पॉइंट आउट करनी है और इसको डायग्नोज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है अगर ये आप पॉइंट आउट कर ले और स्टडी कर ले तो ये चीज़ें बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। नीचे अगर आप देख ले असेसमेंट ऑफ द growth hormone disorder at birth, the infant height and weight are normal but 9 to 10 month growth rate reduce, ठीक है। तो ये वो अभी इसकी स्पेसिफिकली आपको बता रहा है कि इन्फेंट की हाइट और वेट जो है नॉर्मल 9 मंथ तक होता है, लेकिन इसके बाद अगर आप इसकी वो कर ले ये इफ़ेक्ट करता है 9 मंथ ग्रोथ जो है वो रिड्यूस कर देता है। ये यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था ना कि इस एज में कितना वेट होना चाहिए और इस एज में वो एक शेड्यूल उसमें हमने बनाया था। तो ये अभी इसकी आपको बता रहा है हाइट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता होना। हाइट इज़ बिलो द 10 अप्रेंटिसिटल, यानी कि वो परसेंटेज की वो बात कर रहे हैं ना कि जो नॉर्मल हाइट होता है इससे 10% ये कम होता है। म्यूचुरेशन ऑफ द बोन डिले, जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल ये बहुत कम होता है। मेनी may have symptoms of hypoglycemia, painless, sick, irritable, etc. जो नॉर्मल होता है इसमें हाइपोग्लाइसेमिक का आपको वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन स्पेशल केस ग्रोथ हार्मोन की वजह से यानी कि कंफ्यूज होगा, हेरिडेटेड होगा और हाइपोग्लाइसेमिक द मोस्ट कॉमन। डिले परमानेंट इन सेक्सुअल डेवलपमेंट, साइको सोशल प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है वो बाहर किसी से मिल नहीं सकेगा, वो थोड़ा सा शेम और ये फील करता है सोसाइटी में, वो किसी से मिलना नहीं चाहता है और सेक्चुअली एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेवलपमेंट जो है इसका डिले होता है। तो ये वो कॉमन असेसमेंट है इस टाइप ऑफ पेशेंट की। तो ये चीज़ें पॉइंट आउट करनी है, ठीक। थेरेपेटिक मैनेजमेंट, सिंथेटिक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन, ये आप इसको सबकुटेनियस लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसका डोज है 0.15 to 0.3 mg पर kg पर वीक, यानी कि वीक के हिसाब से आप इसको देंगे, लेकिन टिल अचीव नॉर्मल हाइट तक ये आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप फिर इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन की तरफ अगर हम आए तो इसको नर्सिंग हम कैसे इसको हेल्प आउट कर सकते हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कह सकते हैं हेल्प एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प देम टू सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, असाइन इट अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इसको आप एजुकेट करोगे, इसको आप बताएंगे, इसी हवाले से एक इसकी माहौल और इसकी एसेसिबिलिटी एंड एजिबिलिटी के लिए आप ऐसे गोल्स बनाएंगे ताकि वो इसको अच्छी तरीके और इजीली वे पे असेस और अचीव कर सके। असेस एज स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एज के मुताबिक। एनकरेज चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन द ग्रुप एक्टिविटीज़, अगर साइको सोशली इमोशनली वो लोगों से नहीं मिलना पा रहे हैं या नहीं मिलना चाहते तो आप इसको कोशिश करें कि वो ग्रुप में लोगों के साथ इसको इन्वॉल्व करें ताकि वो एक्टिविटीज़ में इंगेज रहे और ज़्यादा लोगों से इसका इंटरेक्शन है। एडवाइस टू वेयर अ मेडिकल अलर्ट कार्ड, क्योंकि इसमें हाइपोग्लाइसीमिक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बाहर यूरोप कंट्रीज़ में जो इस तरह के पेशेंट होते हैं वो बिल्कुल उनके पास कार्ड आ गए। पाकिस्तान में भी कुछ स्टैंडर्ड इलाकों में ऐसे है, लेकिन ये लोग अपने पॉकेट्स में रखते हैं और बाहर वो लोग बिल्कुल कार्ड की तरह अपने वो कार्ड लगा देते हैं। तो यानी कि किसी भी जगह कहीं पे भी वो हाइपो हो सकते हैं और गिर सकते हैं। तो इसलिए जो लोग इसको हेल्प आउट करना चाहें तो उसको डायरेक्टली पता चल जाता है कि ये हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है, ठीक है।
हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइड यानी कि थायराइड हार्मोन की लोअर सिक्रीशन कौन सी सेल्स पे इफेक्ट करता है? T3 and T4. The thyroid is underactive and is producing insufficient amount of thyroid hormone, thyroxine T4, thyramine T3. When the deficiency is present at birth, the condition is also known as cretinism. ठीक है, ये अगर एट बर्थ इसकी डिफिशियंसीज हो T3 T4 की थायरोथायरामीन, तो इसको क्रेटेनिज्म हम इसको कहते हैं। ठीक है, थायराइड में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। क्रेटिसिज्म T3 T4 और T3 की कमी को कहते हैं। ठीक है, काजेज इसका क्या है? कंजेनिटल, हाइपोप्लास्टिक एंड हाइपोप्लेजिया, एट्रोपिक, thyroid gland move towards heart, acquired cancer, decrease iodinic intake। एप्लीजिया का मतलब है कि अब ऑर्गन नॉर्मल फंक्शन कर देता है। ठीक है, इसी तरह एट्रोपिक जो प्रेगनेंसी में जो थायराइड हार्मोन की जो हेल्प आउट होता है इसकी भी काजेस हो सकते हैं। एक्वायर्ड कैंसर की वजह से या आयोडीन इंटेक की वजह से भी ये थायराइड हार्मोन इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिक्रीज ग्रोथ, मेंटल एंड फिजिकल स्लेनिशेस। तो यही आपको बता रहा हूँ कि मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा है कि मेडिकल और फिजिकली जो है वो लिथार्जिक होगा, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं लगेगा। ठीक है, डिमिनिश फिजिकल एक्टिविटीज़, जाहिर सी बात है अगर इसको लिथार्जिक है मौसम के हवाले से इसकी बॉडी कंपनसेट नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें। कंस्टिपेशन, प्रोमिटेंट एब्डोमिन, प्रोटूबिडेंट एब्डोमिन यानी कि बाहर की तरफ इसकी जो पेट है वो उबला हुआ नज़र आएगा, और अगर इसकी एक्टिविटीज़ नहीं है तो कंस्टिपेशन भी कॉमन होगा। ठीक है, थिक एंड लार्ज टंग, डिमेंश ओवाइस अबक्राई, हार्नेसिस ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज पल्स प्रेशर, हाइपोथर्मिया, डिमेंश स्वेटिंग, शार्ट स्विचर, इनफर्टाइल स्केलेटन प्रोपोर्शन विद द शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज। वही सारी चीज़ें और वही यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। डायग्नोस्टिक एवालुएशन, डिक्रीज T3 T4 लेवल, इवालुएट सीरम TSH, इमेजिंग स्केलेटिंग, मैच्योरेशन एंड डिले एपिफाइजल डिसजेनेसिस। ठीक है, इसकी जो प्रोसेस होती है इसको डिसजेनेसिस कहते हैं। टेरोफेटिक मैनेजमेंट, लियोथायरक्सिन 75 ये टेबलेट फॉर्म में भी मिलते हैं और इंजेक्टेबल में भी। ठीक है, लेकिन बच्चों में ज़्यादातर IV फॉर्म में देते हैं। न्यू बॉर्न 10 to 10 माइक्रोग्राम पर kg के हिसाब से इसका डोजिंग है वो देना पड़ता है। स्क्रीनिंग प्रॉब्लम फ्रॉम न्यूनेटल, लियोथायरक्सिन ये क्या है? द ट्रीटमेंट गोल इज टू रिटर्न द थायराइड हार्मोन टू नॉर्मल लेवल। पेशेंट टीचिंग इंक्लूड टारगेट लियोथायरक्सिन ये इसलिए देते हैं ताकि वो अपनी नॉर्मल उसमें थायराइड हार्मोन की लेवल पे आ जाए। थायराइड मैकेनिज्म मस्ट बी टेकन फॉर अ लाइफ, ये फॉर एवर के लिए भी ले सकती है और कुछ ऐसे होते हैं कि वो रिकवर भी हो सकते हैं।